बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम आपको जो चीज़ समझाने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड सवालात हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिया था कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जो कि बोर्ड के ऊपर आपको मैंने शॉर्ट के अंदर लिखी हुई है वो क्या है, एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं जितने भी हों वो बराबर होते हैं दो चीज़ों के मजमूए के, और दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, नंबर 1 लायबिलिटी है और नंबर 2 कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो वो एसेट्स के बराबर आता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको तफसील से बात समझाई थी। आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड 70वां लेक्चर है। इससे कबल कि आपको सवाल सॉल्व कराऊँ, एक बात वाजे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में इस बात का जिक्र नहीं आ सका था, तो सोचा कि इस बारे में भी बयान कर दिया जाए कि आखिर जो इक्वेशन आपके सामने बोर्ड के ऊपर मौजूद है, और लास्ट लेक्चर में हमने आपको तफसील से बताई थी कि एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, यानी कि कैपिटल जो कि बाद में मौजूद है उसको मैंने पहले लिख दिया और लायबिलिटी जो पहले मौजूद है उसको मैंने बाद में लिख दिया। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा कहा जा सकता है? तो उसका जवाब ये है कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस इक्वेशन को इस अंदाज में लिखने पर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। इसलिए क्योंकि आप 2 में 3 को प्लस करवाएं या 3 में 2 को प्लस करवाएं, दोनों सूरतों में आंसर सेम होता है। और ये हमारी मर्जी है कि हम 2 में 3 को प्लस करवाएं, या हमारी ये भी मर्जी है कि हम 3 में 2 को प्लस कराएं। ये यानी कि सॉल्व करने वाले की मर्जी है, और आंसर पे कोई असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि दोनों सूरतों में आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर आप इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि बहुत बड़ी आपने कयामत ढा दी है। वो किस तरह? वो इस तरह क्योंकि पहले तो हम समझते हैं कि इस इक्वेशन को इसी अंदाज में लिखना क्यों ज़रूरी है। फर्ज करिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वाइंड अप होने के लिए जा रही है, बंद होने के लिए जा रही है, ख़त्म हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो रही है तो याद रखिएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के ख़त्म होते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी असासे होते हैं, उन असासों के ऊपर जो प्राइमरी राइट होता है, जो बुनियादी हक होता है, वो याद रखिएगा मालिक का नहीं होता। तो फिर बुनियादी हक किसका होता है? याद रखिएगा बुनियादी हक आउटसाइडर्स का होता है। आउटसाइडर्स कौन है? वो अफराद जिनसे आपने कर्जा लिया हुआ है, भले वो बैंक से कर्जा लिया हुआ हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया हुआ हो, किसी भी पार्टी से आपने कर्जा लिया हुआ हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, तो जिन लोगों को आपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, पहली फुर्सत में आपको उनकी जो लायबिलिटी आपके सर पे खड़ी हुई है वो अदा करना पड़ेगा। और जब वो लायबिलिटीज आप सारी उतार देंगे, चुका देंगे, तो फिर जो रेसिड्यूअल पार्ट होता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, वो मालिक का अपना हक होता है। इस बात को एक बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल मैंने बनाई हुई है, वो आपसे शेयर करता हूँ। पहले आपको सुन के लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। फ़र्ज़ करिए घर के अंदर चाय बनाने का सिलसिला हो रहा है, और चाय बनाते हुए सूरत हाल कुछ यूँ है कि चाय की पत्ती है कम या दूध है कम। ऐसी सूरत में घर में कोई आपका गेस्ट आ गया है, तो मुझे बात बताइए चाय की पत्ती या दूध सिर्फ कितना अवेलेबल है कि आप मेहमान को चाय पेश कर सकते हैं और घर में अपने भाई को पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीज़ें अवेलेबल कम है। मुझे बात बताइए आप चाय किसको पेश करेंगे, मेहमान को या अपने भाई को? आपका जवाब यही होगा यकीनन, अगर आप अक्लमंद हैं, कि मेहमान को पेश किया जाएगा, क्योंकि भाई का क्या है वो तो बाद में भी पी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाय की पत्ती या दूध के कम होने की सूरत में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के या घर के कह लीजिए, अगर वो कम है तो आप तरजीह दे रहे हैं किसको? गेस्ट को। क्यों? क्योंकि गेस्ट तो बेचारा कभी कभी आता है, वो तो मेहमान है, खुदा की रहमत है, आप उसको तरजीह दे रहे हैं, और अपने भाई को जो आपका सगा भाई है तरजीह नहीं दे रहे। क्या सीखा आपने? कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी असासे होते हैं, उन असासों में पहला हक मालिक का अपना नहीं होता है, क्योंकि अगर मालिक का हक पहला हक करार दे दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद हो रही है तो मालिक तो अपना हिस्सा बटोरेगा और चलता बनेगा। तो जो आउटसाइडर्स हैं उनका पुरसाने हाल कौन होगा और उनको पैसे की अदायगी कौन करेगा? उनकी जो जिम्मेदारियां ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है वो अदा कौन करेगा? इट मीन्स दैट पहला हक जो है वो आउटसाइडर्स का होता है, और अगर कुछ बच गया, अगर चाय बच गई तो फिर भाई को मिलेगी। बिल्कुल इस तरह जितने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स बच जाएंगे उनके ऊपर हक होगा कैपिटल का, यानी कि ओनर का। क्या सीखा आपने? कि अगर आप इस अंदाज में इक्वेशन को लिखते हैं तो मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई एतराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एतराज़ वाली बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स जो होते हैं उनमें पहला हक
कैपिटल का यानी कि ओनर का नहीं होता, बल्कि पहला हक किसका होता है, आउटसाइडर्स का। लिहाजा इस इक्वेशन को हम करार दे सकते हैं कि ये अंदाज लिखने का गलत है और वो अंदाज जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वही सही है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम करने क्या जा रहे हैं, इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अगर आप अनसॉल्व पेपर्स उठा के देखें तो ऐसा सवाल पेपर में आपको कई जगह पे नजर आएगा और पेपर में यह पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, तीन चीजें हैं टोटल, इन तीन में से कोई सी भी दो चीजें आपको दे देगा और तीसरी चीज आपसे फाइंड आउट करवाएगा। आज के हम लेक्चर के अंदर तीनों चीजों को फाइंड आउट करने का तरीका इंशाल्लाह आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स फर्ज कर लीजिए 5,20,000 के हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो लायबिलिटीज हैं वो फर्ज कर लें 2,10,000 रुपए की हैं और कहा जा रहा है कि कैपिटल को फाइंड आउट करो। बहुत आसान सा तरीका है। सॉल्यूशन करके सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आप जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को सबसे पहले लिख देंगे। इक्वेशन क्या है, आप ये बात जानते हैं कि एसेट्स बराबर हो जाएंगे किस चीज के, लायबिलिटीज के, और साथ में आप इसमें प्लस करवाएंगे किस चीज को, कैपिटल को। जानबूझ के मैं आपके सामने बोर्ड पे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, पहले से सॉल्व करके भी वीडियो बना सकता था, लेकिन इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल के स्टेप्स अच्छी तरह समझ में आए कि टीचर ने सवाल कैसे सॉल्व किया। एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हो गई। इसके अंदर मुझे बताइए एसेट्स कितने मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद है 5,20,000 के। जो चीज गिवन है उसको आप लिख दीजिए 5,20,000। जीरो का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप जीरो का ख्याल रखेंगे तो पेपर में फिर आपको जीरो ही मिलेगा। ये जुमला यकीन करें मेरा अपना है, जो मैं बात स्टूडेंट से बोलता हूँ। जीरो का इतनी अहमियत है, जीरो की ख्याल नहीं रखेंगे तो पेपर में जीरो ही मिलेगा। 5,20,000 जनाब एसेट्स हैं, इक्वल टू लायबिलिटीज पे बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, लायबिलिटीज है 2,10,000 की, ये लिख दीजिए 2,10,000। और कैपिटल की रकम बताइएगा वो कितनी है, वो तो मौजूद ही नहीं है, फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल का वर्ड एज इट इज आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बताएं पहला सवाल, क्या 5,20,000 और 2,10,000 को इस स्टेप में एज इट इज सॉल्व किया जा सकता है? आप बोले सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड्स में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2,10,000 आपको पता है राइट साइड में मौजूद है, इसको आप ले आएंगे लेफ्ट साइड पर। कैपिटल के वर्ड को नहीं छेड़ेंगे। आसान सी तरकीब ये है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसको उसी जगह पे रहने दें जिस जगह वो मौजूद है। कोई स्टूडेंट कहता है सर ये तो कोई बात ना हुई, हम कैपिटल को लेफ्ट पे ला सकते हैं और 5,20,000 को राइट पे लेके जा सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उर्दू का मुहावरा है, आप बैल मुझे मार। बैल को आप खुद दावत दे रहे हैं कि आपको वो आगे मारे, तो आप अपने लिए परेशानियां क्यों पैदा कर रहे हैं? सिंपल सा एक उसूल आपको बताया जा रहा है, वो क्या कि जिस जगह जो चीज़ फाइंड आउट करने वाली हो उसको वहीं रहने दें और दूसरी चीज़ों को दूसरी जाने भेज दें। अब बात को और करिए, क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको वहीं छोड़ दें, वहीं पर रहने दें, और जो दूसरी चीज़ें भले वो रकम हो या कुछ भी हो उसको दूसरी साइड पर भेज दें। अगर तो वो राइट पर है तो लेफ्ट पे भेज दें, अगर तो लेफ्ट पे है तो राइट पे भेज दें। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैपिटल का वर्ड वहीं पे रहने दीजिए और 2,10,000 की रकम को आप भेज देंगे लेफ्ट साइड पर। बताएं 2,10,000 जो राइट साइड पर मौजूद है क्या इसमें वो प्लस में है? जवाब है जी हाँ, जब कोई साइन नहीं होती तो प्लस होती है। 2,10,000 राइट साइड पर है, प्लस में है, लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5,20,000 एज इट इज लिखेंगे आप, उसमें से लेस करवा देंगे 2,10,000 और इक्वल टू करके आप लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल का वर्ड एज इट इज आ गया। 2,10,000 देखें राइट साइड पे प्लस में था, लेफ्ट पे आगे इसकी साइन बदल गई, माइनस हो गई। मैथमेटिक्स का उसूल है, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। बताएं 5,20,000 में से 2,10,000 को माइनस करवाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जरा सा काबिल बनने की कोशिश करते हैं, बने आप, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पेपर या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करके ना बने। उसकी मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाद औक़ात कैलकुलेशन जो लोग ज़बानी कर रहे होते हैं, मुमकिन है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही हो, लेकिन आपने कुछ गड़बड़ कर दी, चूक कर दी, नतीजे के तौर पे अगर आपने गलत लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। वैसे तो आप ज़बानी कर सकते हैं 2, 10,
3 10 4 10 5 10 5 20 3,10,000 आ गया। लेकिन बेहतर है कि कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, और कैलकुलेटर में आप इसको बाकायदा लिखें 5,20,000, उसमें से माइनस करें 2,10,000, तो जवाब आ रहा है देखें 3 लाख, शायद आपको स्क्रीन पर नजर आए 3,10,000। कैलकुलेशन करने की आदत डालें, इसमें ये नहीं सोचा करें कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल करें, ज़बानी भी करें, कैलकुलेट भी करें। जवाब आया 3,10,000। तो कैपिटल, अच्छा आपकी मर्जी है, पहले 3,10,000 लिख दीजिए, इक्वल टू लिख दीजिए और कैपिटल लिख दीजिए, स्टेप सही है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले मैं 3,10,000 आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू कैपिटल का वर्ड आ गया। मैथमेटिक्स के अंदर जब आंसर लिखा जाता है तो उसका भी एक अंदाज है, प्रोसीजर है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है उसको आमतौर पर लेफ्ट पे रखा जाता है, और जो आंसर आया होता है उसको राइट पे रखा जाता है। लिहाजा हम इस को इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू, शायद आप रुपीस लिख सकते हैं। अच्छा रुपीस का वर्ड कब लिखा जाएगा, अगर देखें रुपीस का वर्ड लिखा जाएगा, रीजन क्या है, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसके अंदर रुपीस का वर्ड मौजूद है, लिहाजा आंसर में रुपीस आप लिखेंगे। ऊपर वाले स्टेप्स में भले आप ना दिखाएं, और दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर में दिखाना है। हर स्टेप में रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और वो बेतुकापन लगेगा, क्योंकि आप खाम खाए में क्यों अपना एनर्जीज और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फाइनल आंसर में लिखा जाता है। अच्छा फाइनल आंसर में भी आप उस वक्त दिखाएंगे जब क्वेश्चन में वो रुपीस वर्ड लिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन में रुपीस है तो आंसर में रुपीस दिखाएं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई सिंबल मौजूद नहीं है करेंसी का तो आप भी नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन में लिखेगा आप दिखाएंगे, नहीं लिखेगा नहीं दिखाएंगे। फिलहाल हम दिखा रहे हैं और रुपीस करके हम दिखा देंगे 3,10,000। बताएं स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको कैपिटल फाइंड आउट करना आ गया होगा। एक उसूल और बना लीजिए कि जब फाइनल आंसर आ जाया करे तो उसको बॉक्स में जरूर दिखा दिया करें। बॉक्स में बनाने का फायदा ये होता है कि जो आपका एग्जामिनर है उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है, एट अ ग्लांस जो है वो उसके ऊपर वो नज़र चली जाती है, रीडेबिलिटी जो है वो आंसर की बढ़ जाती है। क्या सीखा आपने, एसिड्स को जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सॉरी एसिड्स को नहीं बल्कि कैपिटल को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, रफ में लिखी, रफ में लिखने के बाद आगे पीछे किया सवाल के फिगर को, और कैपिटल की रकम आ गई 3,10,000। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकता है, पूरे स्टेप को पूरी लाइन को गाइड कर सकता है, और 5,20,000 माइनस 2,10,000 इज इक्वल टू कैपिटल ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये आंसर लिख सकता है। बिल्कुल उसका आंसर सही होगा और पूरे उसको नंबर मिलेंगे। मैंने जानबूझ के ये स्टेप दिखाया है ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं सर इसका आंसर तो इधर था आपने उधर क्यों लिख दिया, कैपिटल का वर्ड तो उधर था आपने इधर क्यों लिख दिया। क्योंकि बेचारे बहुत मासूम किस्म के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बचकाना किस्म के सवाल करते हैं, तो उसके लिए जवाब ये है कि आप इस तरह से दिखा सकते हैं और फिर ऐसे दिखा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट चाहे ये पूरी लाइन जो मैंने क्रॉस लगाया है स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। कैपिटल आपने फाइंड आउट करने में कामयाब होगा, ये 3,10,000 है। यहीं पर आपको मैं एक सवाल चेंज करके देता हूँ, घर पर आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। एसिड्स की रकम जो 5,20,000 है इसको हम चेंज करते हैं और इसको हम कर लेते हैं 8,70,000। फर्जी फिगर है ये भी। लायबिलिटीज की रकम जो 2,10,000 है इसको मैं आपके सामने कर देता हूँ 3,90,000। फाइंड आउट क्या करना है आपको, कैपिटल फाइंड आउट करना है। सेम इसी प्रोसीजर से आप कैपिटल की रकम निकालेंगे और आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये घर पर आप सॉल्व करिएगा या कि प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स लास्ट आपके पास जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया था आपको, उसके अंदर हमने कैपिटल को आपको फाइंड आउट करवाया था। और अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, आपसे लायबिलिटीज को फाइंड आउट करवाएंगे। याद रखिएगा जब भी 3 चीज़ों का जिक्र होता है और वो कोई चीज़ आपसे पेपर में मालूम करना चाह रहा है तो एग्जामिनर के लिए या पेपर बनाने वाले के लिए लाजमी होता है कि 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ही फाइंड आउट करवा सकता है। कभी वो ऐसा नहीं कर सकता कि 3 में से आपसे 2 चीज़ें फाइंड आउट करवाएं। 2 चीज़ें सिर्फ इस सूरत में फाइंड आउट करवा सकता है आपसे कि वो एसिड्स की रकम तो ना दे बल्कि एसिड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे। क्या कि एसिड जनाब अली ऑर्गेनाइजेशन के जो लायबिलिटीज और कैपिटल का मजमुआ है उसका इतने % है, यानी कि कुछ इस अंदाज में बात करे कि एसिड्स की रकम तो ना दे लेकिन जनाब अली एसिड्स के हवाले से कोई आपको टिप दे दे, कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे दे
तब तो ऐसा मुमकिन है कि आपको लग रहा होगा कि जनाब अली 2 चीज़ें उसने गायब की हुई हैं। बेसिकली वहाँ पे भी 2 चीज़ें गायब नहीं होती हैं, वहाँ पे भी एक ही चीज़ गायब है, क्योंकि एसिड के हवाले से कोई उसने टिप दे दी कि फला चीज़ का इतने % है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई और दूसरी चीज़ गिवन है। इट मीन्स दैट खुलासा ये निकला जब भी 3 चीज़ें होंगी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो 3 में से आपने 2 चीज़ें फाइंड आउट करवाए। हमेशा ऐसा होता है 3 में से कोई एक ही चीज़ फाइंड आउट करवा सकता है एट वन टाइम, यानी कि एक वक्त में। अगला जो क्वेश्चन हमारा शुरू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर देखिए एसिड की रकम है टोटल 4.5 लाख रुपए और कैपिटल की रकम टोटल है 2.5 लाख रुपए। फाइंड आउट आपसे करवा रहे हैं कि लायबिलिटीज को आप निकालिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज कितनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद जो सबसे पहला काम आप करेंगे वो ये करेंगे कि इक्वेशन जो है वो आप नोट कर लेंगे, लिख देंगे। एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है कि जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कराएंगे और आंसर इंशाल्लाह निकाल देंगे। सबसे पहले बताएं एसेट्स की रकम कितनी है, 4.5 लाख रुपए। तो एसेट्स आप यहाँ पे 4.5 लाख रुपए लिख लीजिए। इक्वल टू का निशान अपनी जगह पर है। लायबिलिटीज बताएं वो कितना है, लायबिलिटीज गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो लायबिलिटीज का वर्ड एज इट इज आ जाएगा। जो चीज फाइंड आउट करते हुए आपको नहीं पता होती उसका एज इट इज लिख दिया जाता है। कैपिटल जरा बताइएगा, कैपिटल की रकम सरमाया कितना है मालिक का, वो 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ पे दिखा देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर आप और करें पिछले सवाल की तरह का ये सवाल है, क्योंकि पिछले सवाल के अंदर आपको कैपिटल फाइंड आउट करना था, इस सवाल में आपको लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। करेंगे क्या, जो आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको ना छेड़ें और दूसरी जो रकम लिखी हुई है उसको छेड़ें, यानी कि आपको पता होना चाहिए किसको छेड़ना है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं बताया कि छेड़ना किसको है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बताएं छेड़ना इस बार किसको है, लायबिलिटीज को नहीं छेड़ना है, क्योंकि लायबिलिटीज को फाइंड आउट करनी है। तो फिर किस चीज़ को छेड़ना है, उस चीज़ को छेड़ना है जो कि रकम लिखी हुई है। बताएं रकम कितनी है, रकम है जनाब 2.5 लाख रुपए। कहाँ पर है, राइट साइड पर। कहाँ लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पर। बताएं 2.5 लाख के साथ रकम के साथ जो साइन है वो कौन सी है, प्लस की साइन है। कहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम, लेफ्ट साइड पर। जब लेफ्ट पे आएगा तो क्या इसकी साइन बदल जाएगी, जी हाँ बिल्कुल बदलेगी। 4.5 लाख एज इट इज यहाँ पे आप कॉपी करेंगे। 4.5 लाख कॉपी करने के बाद 2.5 लाख इस पर कौन सी साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, सीधे हाथ की तरफ है। तो मुझे बताइए जब इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या साइन जो माइनस हो जाएगी, तो माइनस लिख देंगे, माइनस 2.5 लाख। दो 2016 में जो है वो लाहौर वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो हमने एक टर्म जो है मैंने ज़ाती तौर पर सीखी थी और रक्षे वाले से सीखी थी, क्योंकि पंजाब था लाहौर आपको पता है। तो वहाँ पे सीखा ये था मैंने कि सीधे हाथ को राइट हैंड साइड में हम लोग कहते हैं और दायां हम लोग दाएं या दायां कहते हैं, लेफ्ट को बायां या बाएं कहते हैं। तो वहाँ पर रक्षे वाले से हमने सीखा कि जो सीधा होता है या राइट साइड होती है उसको सज्जे कहा जाता है और जो लेफ्ट साइड होती है उसको खब्बे कहा जाता है। तो ये 2 अल्फाज मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला था आज से तकरीबन 4 साल कबल। तो मुझे मत बताइए 2.5 लाख रुपए है या 2.5 लाख की जो रकम है वो आप लेफ्ट पर लेकर आ गए, 4.5 लाख में से माइनस करवाएंगे 2.5 लाख और लायबिलिटीज का वर्ड एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर सीधे हाथ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि लायबिलिटीज की बेसिकली आपको रकम फाइंड आउट करनी है। 4.5 लाख में से 2.5 लाख को आप माइनस करवा दीजिए, आसान सी कैलकुलेशन 2 लाख आएगा। कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, मैंने बताया था कैलकुलेशन आपको करनी है। 4.5 में से 2.5 लाख को माइनस करवाएंगे कितना आएगा, 2 लाख। चाहे तो 2 लाख लिखें आप, इक्वल टू लिखें और लायबिलिटीज लिखें। लास्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हुए मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि लायबिलिटीज का आंसर आ जाएगा कितना, जरा 4.5 में से 2.5 को माइनस करा दीजिए, 2 लाख। रुपीज का वर्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर देखें क्वेश्चन के अंदर रुपीज वो लिख रहा है, आप ही लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके टोटल एसेट जो है वो बोर्ड पे जरा तवज्जो रखें कितने हैं, 4.5 लाख। ऑर्गेनाइजेशन की कुल आसात 4.5 लाख है। मालिक का अपना हक ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना है, वो 2.5 लाख है। इसका मतलब मालिक ने कर्जा कितना लिया हुआ है, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। मालिक ने जो कर्जा लिया हुआ है वो टोटल 2 लाख का लिया हुआ है। 2 लाख बाहर वालों का हक है, 2.5 लाख उसका अपना हक है, प्लस करवाएं तो 4.5 लाख के टोटल एसेट्स बन गए।
लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी आपको होमवर्क दे देता हूं मैं। एसिड्स की रकम जो 4.5 लाख है, इसको कर लेते हैं हम 9,20,000। लायबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी है। कैपिटल की रकम यहाँ पे ले लेते हैं हम 3,60,000 रुपए। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लायबिलिटीज आपको फाइंड आउट करना है। ये सवाल आप घर पे सॉल्व करिएगा, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि पेपर में आपको बता चुका हूँ कि पेपर में ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स में खास तौर पर सवाल आता रहता है। स्टूडेंट्स, आपसे तीसरा और आखिरी जो सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में आ सकता है वो ये है कि आपको लायबिलिटीज और ओनर सिक्योरिटी की वैल्यू सवाल में गिवन होगी और आपसे कहा जाएगा कि एसेट्स को फाइंड आउट करें। इस क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के मैंने लफ्ज़ कैपिटल नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि बाद वक्त पेपर में लफ्ज़ कैपिटल लिखा हुआ नहीं आता, बल्कि क्या लिखा हुआ आता है, ओनर सिक्योरिटी लिखा हुआ आता है। अगर पेपर में याद रखिए लफ्ज़ ओनर सिक्योरिटी लिखा हुआ आए तो बेहतर ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाजमी, बेहतर ये है कि जो इक्वेशन आपने पेपर में लिखनी है वो क्या लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू अपनी जगह पर है, लायबिलिटीज वो अपनी जगह पर है, कैपिटल के वर्ड की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे ओनर सिक्योरिटी। अब स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि कैपिटल जो है वो ओनर सिक्योरिटी होता है और जो ओनर सिक्योरिटी है वो कैपिटल होता है, बोथ आर द सेम थिंग्स। क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है सरमाया, सरमाया किसका है, मालिक का है, तो इसका मतलब वो मालिक का कारोबार में जो हक है, इक्विटी है, वही उसका कैपिटल है, और जो कैपिटल है वो ओनर सिक्योरिटी है, बोथ आर द सेम थिंग्स। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन में ओनर सिक्योरिटी का वर्ड लिखा हुआ हो पेपर में आपके पास, तो आप भी यहाँ पर लकीर के फकीर की तरह कैपिटल का वर्ड ना लिखें, फिर क्या लिखें, जो वो कह रहा है वही लिखें। वो कह रहा है ओनर सिक्योरिटी, आप ओनर सिक्योरिटी लिखते हैं, वो कह रहा है कैपिटल, तो आप कैपिटल लिखते हैं। स्टूडेंट सवाल पूछ सकता है सर अगर पेपर में ओनर सिक्योरिटी लिखा हुआ है और हम कैपिटल लिख दें तो क्या होगा, या कैपिटल की जगह, या फर्ज करें कैपिटल का वर्ड ही लिखा हुआ है और ओनर सिक्योरिटी लिख दें, या ओनर सिक्योरिटी का वर्ड लिखा हुआ है और कैपिटल लिख दें, तो हमारे आंसर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, जवाब पे फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा एग्जामिनर पर। अच्छा इंप्रेशन, अच्छा तासुर उस वक्त जाएगा जब एग्जामिनर को ये बात पता चले कि जनाब हम ओनर सिक्योरिटी लिख रहे हैं तो बच्चा भी ओनर सिक्योरिटी लिख रहा है, हम कैपिटल लिख रहे हैं तो बच्चा भी कैपिटल लिख रहा है। लेकिन अगर आप दोनों की जगह दूसरा वर्ड लिख देते हैं तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उम्मीद है नंबर आपको पूरे वो दे देगा। बताइए इस वक्त इक्वेशन के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको लायबिलिटीज और ओनर सिक्योरिटी सवाल में गिवन है और फाइंड आउट करना है आपको एसेट्स। सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी, एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस ओनर सिक्योरिटी के, कुछ भी नहीं करना, हस्बे मामूल वैल्यूज पुट करवाइए। एसेट्स की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसको एज इट इज लिख देते हैं, हमने एज इट इज लिख दिया। लायबिलिटीज की रकम जरा बताइएगा कितनी है, 5,70,000 रुपये, 5,70,000, वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। ओनर सिक्योरिटी का मतलब होता है मालिक का हक, कारोबार में कितना है वो 8,30,000 रुपए, वो आप प्लस करवाइए। बताएं स्टूडेंट्स इस सवाल के अंदर आपको थोड़ा सा आसान या कह लें हलवा सवाल लग रहा होगा, क्योंकि आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो आप चेंज करते हैं रकम को लेकर जाते हैं, वो लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बताएं क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है और जो रकमें हैं वो ऑलरेडी राइट साइड के ऊपर है। तो 5, 70 और 8, 30 को प्लस करवाइए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये पूरा 1, 14, 14 लाख, 14 लाख रुपए। ये एसिड्स का जवाब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कुल असासे हैं वो 14 लाख के हो गए। 14 की फिगर वैसे ही बहुत अच्छी होती है, 14 के मानने वाले, 14 की फिगर आ गई। 14 लाख यानी कि 14 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कहलाएंगे। याद रखिएगा कोई आपसे पूछे कि भाई ये 14 लाख की फिगर का क्या सिलसिला है, आप बोलेंगे मालिक का अपना हक जो कारोबार के अंदर है वो कितना है 8,30,000 रुपए, और मालिक ने बाहर वालों से, आउटसाइडर से जो कर्जा लिया हुआ है वो कितना है 5,70,000 रुपए। दोनों को अगर आप इकट्ठा करें, टोटल करें, तो एसेट्स की रकम आ जाएगी 14 लाख। हज़े मामूल यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन में बना के दे देता हूँ जो आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा। एसेट्स की रकम फाइंड आउट आपको करवाई जाएगी, लायबिलिटीज की रकम हम चेंज कर देते हैं।
इसको कर देता हूँ मैं 3,62,000, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ 3,62,500, और जो ओनर सिक्योरिटी है उसको भी चेंज कर देता हूँ, वो फर्ज कर लेते हैं 6,92,000, 92,000। ये इनके मालिक का हक 6,92,000 का है, बाहर वालों से कर्ज लिया हुआ है 3,62,500 रुपए। फाइंड आउट करना है आपको एसेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको तफसील के साथ तीनों तरह के सवाल बताए गए, समझाए गए कि जनाब अली एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के अंदर दो चीज़ें देकर, दो चीज़ें गिवन करके तीसरी चीज़ किस तरीके से आपसे फाइंड आउट करवाएगा। उम्मीद है कि आपको तफसील के साथ ये सारी बातें जो पढ़ाई गई, समझाई गई, अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर अच्छी तरह समझ में आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर कमेंट ज़रूर करके हमें आगाह करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो वीडियो बनाने वाले के लिए यकीन करें एक तरह से एनर्जी की हैसियत रखते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कि जब अच्छे कमेंट्स आते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो कोशिश है उसको सामने वाला पसंद कर रहा है, और अगर खुदा न खास्ता अच्छी कोशिश ना हो तो फिर जाहिर सी बात है नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि सर अली अहमद के नाम से है। और अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई आपका सवाल हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके अपने उस मसले से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको उस मसले का इंशाअल्लाह ताला जवाब दे दिया जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने टीचर सर अली अहमद को अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आखिर में ये दुआ मैं करता चलूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस के जो एक मुसीबत, अल्लाह ताला इससे हम सबको निजात अता करे, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक आई हुई है और पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको इससे जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर निजात अता करे, और जितने तालीमी इदारे हैं ख़ास तौर पर उनका जो है वो उनके लिए एक अच्छी खबर साबित हो कि जल्द से जल्द तालीमी इदारे खुल जाएँ इंशाअल्लाह ताला, और जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो वहाँ पढ़ना शुरू कर दें, जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनका सिलसिला भी वैसे ही इंशाअल्लाह ताला बेहतर तौर पे शुरू हो जाए जिस तरह के पहले चल रहा था। इस दुआ के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।